द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की एक खास दुनिया में उतर रहे हैं और हमारा ध्यान दो विशेष तरीकों पर रहेगा। थीमैटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जिसे TAT कहते हैं, और चिल्ड्रंस एपरसेप्शन टेस्ट यानी कि CAT। हाँ, ये दोनों ही काफी दिलचस्प तकनीकें हैं। बिल्कुल, हमारे पास इनसे जुड़ी काफी सामग्री है, कुछ शोध पत्र, कुछ नोट्स भी हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य है इन कहानी आधारित तकनीकों को समझना। ये आखिर काम कैसे करती हैं, क्या जानने का दावा करती हैं, और क्या ये वाकई कारगर हैं? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी हैं। इससे कुछ ऐसे समझ सकते हैं शायद, जैसे कभी कभी कोई कहानी या कविता लिखने वाले के मन की बात कह जाती है ना, अनजाने में ही। वैसे ही ये टेस्ट लोगों से कहानियां बनवाकर उनके अंदर की वो भावनाओं, जरूरतों और दुनिया देखने के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक तरह से ये अचेतन मन की खिड़की खोलने जैसा है। हाँ, तो चलिए इसी दिलचस्प विषय की परतें खोलते हैं आज। हाँ। शुरुआत करते हैं TAT से। ये है क्या असल में? हमने वो रॉर्शा स्याही के धब्बों वाले टेस्ट के बारे में तो सुना है, क्या ये कुछ वैसा ही है? हाँ, मतलब रॉर्शा की तरह TAT भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट ही है। देखिए, प्रोजेक्टिव टेस्ट का मूल विचार यही है कि जब हम किसी अस्पष्ट चीज जैसे कोई तस्वीर या धब्बा को देखते हैं और उसका मतलब निकालते हैं, तो हम अनजाने में अपनी भावनाएं, अपनी जरूरतें, अपने डर उस पर डाल देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। लेकिन TAT और रॉर्शा में कुछ अहम फर्क हैं। TAT का खास मकसद है व्यक्ति के अचेतन मन की झलक पाना, उसके असली व्यक्तित्व को समझना, भावनाओं पर उसका कैसा नियंत्रण है, और पैसा, ताकत, रिश्ते, इन जैसी रोजमर्रा की चीजों के प्रति उसका क्या रवैया है, ये जानना। तो इसमें क्या होता है, तस्वीरें दिखाते हैं? हाँ, इसमें लोगों को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो थोड़ी धुंधली सी, अस्पष्ट होती हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई मानवीय स्थिति जरूर झलकती है। और फिर उनसे कहानी बनाने को कहा जाता है ना? मैंने पढ़ा कि परीक्षक कुछ खास सवाल पूछता है, जैसे इस तस्वीर में क्या चल रहा है? हाँ, और यहाँ तक बात कैसे पहुंची होगी, पहले क्या हुआ होगा, आगे क्या होगा, और तस्वीर में जो लोग हैं वो क्या सोच या महसूस कर रहे होंगे और क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब पूछा जाता है। एक और दिलचस्प बात जो आपने शायद देखी होगी, वो ये है कि परीक्षक ये भी नोट करता है कि कहानी शुरू करने में कितना वक्त लगा। हाँ, रिस्पॉन्स लेटेंसी और रिएक्शन टाइम, कार्ड दिखाने और पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय। सही, ये जो प्रतिक्रिया का समय है, ये इशारा दे सकता है कि कहीं व्यक्ति को उस खास तस्वीर या उससे जुड़े विषय से कोई अंदरूनी मुश्किल तो नहीं हो रही। ये कब बना था टेस्ट? TAT को 1935 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिस्टीना मॉर्गन और हेनरी मरे ने विकसित किया था, और इसका आधार है मरे का दिया हुआ 28 मानवीय जरूरतों यानी नीड्स का सिद्धांत। अच्छा, 28 जरूरतें जैसे? हाँ, उसमें कई हैं, जैसे सेक्स की जरूरत, दूसरों से जुड़ने की मतलब अफिलिएशन की जरूरत, और प्रभुत्व या हावी होने, डोमिनेंस की जरूरत। तो रॉर्शा के विपरीत TAT की एक क्या कहते हैं, सैद्धांतिक बुनियाद है। और क्या इन जरूरतों पर कोई रिसर्च भी हुई है, मतलब TAT का इस्तेमाल करके? हाँ, काफी हुई है। खासकर एक जरूरत पर बहुत काम हुआ है, उपलब्धि की आवश्यकता यानी नीड फॉर अचीवमेंट। उपलब्धि की आवश्यकता मतलब चीजों को जल्दी और या बेहतर तरीके से करने की इच्छा या लगन। TAT का इस्तेमाल करके जो अध्ययन हुए हैं, उन्होंने इस जरूरत को कई चीजों से जोड़ा है, जैसे माता पिता की बच्चों से उम्मीदें, उनका रवैया। और माना ये जाता है कि जिन लोगों में ये जरूरत ज्यादा होती है, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा करते हैं और आगे चलकर समाज में ऊंची आर्थिक और सामाजिक हैसियत तक पहुंचते हैं। दिलचस्प है। अब जरा उन तस्वीरों पर आते हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 30 तस्वीरें होती हैं और एक खाली कार्ड भी। हाँ, कुल 31 कार्ड होते हैं, जिनमें से एक खाली होता है। और ये भी है कि कुछ कार्ड खास तौर पर पुरुषों के लिए हैं, कुछ महिलाओं के लिए, कुछ युवाओं, कुछ बुजुर्गों के लिए। हाँ, मैंने पढ़ा। एक उदाहरण दिया गया है कार्ड 1 का, जिसमें एक लड़का वायलिन देख रहा है। कहते हैं कि इससे माता पिता के साथ रिश्तों के बारे में पता चल सकता है। हाँ, ऐसा माना जाता है। या जैसे कार्ड 4 है, जिसमें एक महिला एक पुरुष को पकड़ रही है जो शायद दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इस पर बनी कहानियों में अक्सर पुरुषों और महिलाओं के बीच के रिश्तों से जुड़े विषय वो सामने आते हैं। एक और कार्ड है 12F। वो कभी-कभी व्यक्ति के मन में खुद को लेकर चल रही उलझन,
या परस्पर विरोधी भावनाओं को उजागर कर सकता है। एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसे मैं समझना चाहूंगा, कार्ड का खिंचाव या पुल ऑफ द कार्ड। इसका क्या मतलब है? जैसे रोशा टेस्ट में कुछ धब्बों को देखकर ज्यादातर लोग एक जैसी चीजें बताते हैं ना, जिन्हें पॉपुलर रिस्पॉन्सेस कहते हैं। हाँ। वैसे ही टीएटी के कुछ कार्ड एक खास तरह का खिंचाव रखते हैं। और एक बात और, टीएटी के कई कार्ड असल में लकड़ी के कट या दूसरी पुरानी कला तकनीकों से बने हैं, जिनमें गहरे रंग और अस्पष्ट डिटेल्स होती हैं। अच्छा। शायद इसी वजह से कई कार्ड अक्सर उदासी या निराशा वाली कहानियों को जन्म देते हैं। यहाँ तक कि कुछ शोध तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कहानी का भावनात्मक मिजाज तय करने में व्यक्ति के अपने अंदरूनी विचारों या भावनाओं प्रक्षेपण से ज्यादा असर खुद उस कार्ड की तस्वीर का हो। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है ना? ये चीज इस टेस्ट की व्याख्या को और जटिल बना देती है। अच्छा, स्कोरिंग की बात करें तो क्या इसका कोई तयशुदा स्टैंडर्ड तरीका है? यहीं पर देखिए, मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सच तो ये है कि कोई एक मानक स्कोरिंग सिस्टम नहीं है जिसे सभी मानते हों या इस्तेमाल करते हों। कोई भी नहीं? व्यापक रूप से स्वीकृत कोई एक सिस्टम नहीं है। व्याख्या अक्सर काफी हद तक व्यक्तिपरक होती है, मतलब सब्जेक्टिव। ये परीक्षक के अपने नैदानिक अनुभव और उसके सैद्धांतिक झुकाव पर बहुत निर्भर करती है। तो फिर करते क्या हैं? कुछ तो देखते होंगे। हाँ, बिल्कुल। लगभग सभी तरीके कुछ चीजों पर जरूर ध्यान देते हैं। जैसे कहानी का हीरो कौन है, मतलब वो पात्र जिससे कहानी सुनाने वाला खुद को जोड़ रहा है। ठीक है। फिर उस हीरो की जरूरतें क्या हैं, माहौल का दबाव कैसा है, यानी वो बाहरी ताकतें जो हीरो की जरूरतें पूरी करने में मदद कर रही हैं या बाधा डाल रही हैं। कहानी के मुख्य विषय या थीम्स क्या हैं, जैसे डिप्रेशन, अकेलापन, सफलता वगैरह। और कहानी का नतीजा क्या निकलता है, सफलता या असफलता। इन सभी चीजों की तीव्रता, कितनी देर तक वो हावी रहती हैं, कितनी बार आती हैं, इन सब को उनके महत्व का सूचक माना जाता है। तो मतलब टीएटी सिर्फ कहानी नहीं सुनता, ये और भी बहुत कुछ आंकता है, ऐसा लगता है? निश्चित रूप से। पहली बात तो ये कि कहानियां व्यक्ति की भाषा और बातचीत का नमूना है, तो इससे उसकी बौद्धिक क्षमता, बोलने में रवानी कैसी है और वो अमूर्त चीजों को कितना समझ पाता है, इसका अंदाजा लगता है। अच्छा। दूसरी बात, ये एक अस्पष्ट सी स्थिति है जिसे एक अधिकारी जैसा व्यक्ति यानी परीक्षक प्रस्तुत करता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि व्यक्ति दबाव या अनिश्चितता से कैसे निपटता है, उसके कोपिंग रिसोर्सेज क्या है और दूसरों के साथ कैसे पेश आता है, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं। और अंत में ये प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के पूरे मनोवैज्ञानिक कामकाज को, दुनिया को देखने के उसके नजरिए को और उसकी अंदरूनी मानसिक कार्यप्रणाली को दर्शाती है। हमारे स्रोतों में 7 क्षेत्रों का जिक्र है: विचारों का संगठन, भावनात्मक प्रतिक्रिया, मनोवैज्ञानिक जरूरतें, दुनिया का नजरिया, आपसी रिश्ते, खुद के बारे में धारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट और मुकाबला करने के पैटर्न्स। काफी कुछ है। हाँ, और यहाँ हॉल्ट की एक बात जोड़ना जरूरी है जो हमारे स्रोतों से पता चलती है कि परीक्षण का संदर्भ क्या है, मतलब ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है या व्यक्ति अपनी मर्जी से आया है, और व्यक्ति की पहले से बनी धारणाएं क्या हैं, ये सब भी उसकी प्रतिक्रियाओं पर असर डाल सकती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है वाकई, लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है, क्या टीएटी भरोसेमंद है, मतलब रिलायबल और वैध है, वैलिड? क्या इसके नतीजे हर बार एक जैसे आते हैं और क्या ये वाकई वही चीज मापता है जो इसे मापना चाहिए? हाँ, ये टीएटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विवादास्पद मुद्दा है। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और वैधता यानी वैलिडिटी, इन दोनों को टीएटी के लिए स्थापित करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि स्कोरिंग का कोई एक तरीका नहीं है। कौन से कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये बदल सकता है, परीक्षक अलग हो सकता है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी तो समय के साथ बदल सकती है। सही बात है। इसलिए जो मानक तरीके हैं विश्वसनीयता जांचने के, जैसे टेस्ट को 2 हिस्सों में बांटकर देखना, स्प्लिट हाफ, या कुछ समय बाद दोबारा लेना, टेस्ट रीटेस्ट, वो टीएटी पर ठीक से लागू ही नहीं होते। हर कार्ड अपने आप में अलग है। तो कुछ आलोचक, जैसे एरन का नाम आता है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसे क्लिनिकल इस्तेमाल में लाने से पहले इसकी विश्वसनीयता और वैधता की ढंग से जांच ही नहीं की गई। कुछ का तो ये भी मानना है कि प्रोजेक्टिव तकनीकों पर ये विश्वसनीयता वाला पारंपरिक विचार लागू ही नहीं होता। अरे बाप रे। और वैधता का क्या, वैलिडिटी?
क्या सबूत है कि ये वही मापता है जिसका दावा करता है? वैधता के सबूत भी सच कहूं तो मिले जुले ही हैं। कुछ समीक्षाएं कहती है कि ये अलग अलग मानसिक बीमारियों का पता लगाने यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में खास उपयोगी नहीं है, लेकिन हाँ, व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं पर्सनालिटी वेरिएबल्स को समझने में मददगार हो सकता है। फिर भी इसका इस्तेमाल होता है? हाँ, और यही तो हैरान करने वाली बात है। बिलाक की TAT मैनुअल जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें विश्वसनीयता या वैधता का जिक्र तक नहीं है। इसके बावजूद ये टेस्ट धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। कमाल है। शायद इसीलिए हॉल्ट जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि TAT एक पारंपरिक टेस्ट है ही नहीं, बल्कि ये मानव व्यवहार का एक नमूना है जिसका कई अलग-अलग तरीकों से विश्लेषण किया जा सकता है। अच्छा, तो इन सीमाओं और सवालों के बावजूद ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल काफी जगहों पर होता है। स्रोत तो यही बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे अक्सर व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कई परीक्षणों के समूह, मतलब टेस्ट बैटरी के हिस्से के तौर पर शामिल किया जाता है। किस तरह की जानकारी मिलती है इससे? इससे ये समझने में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति अपने सहकर्मियों, माता-पिता या अधिकारियों के साथ रिश्तों से क्या उम्मीदें रखता है। इसका उपयोग उन नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को चुनने में भी किया जाता है जिनमें ऊंचे दर्जे के सामाजिक कौशल और मनोवैज्ञानिक तनाव झेलने की जरूरत होती है। जैसे पुलिस या सेना में नेतृत्व की भूमिका, धार्मिक कार्यों में लगे लोग या शिक्षण जैसे व्यवसायों में। फोरेंसिक सेटिंग में भी इसका उपयोग होता है, जैसे हिंसक अपराधियों के इरादों और नजरिए को समझने की कोशिश में। और शायद मनोचिकित्सा के दौरान भी इसका इस्तेमाल होता होगा, ये देखने के लिए कि व्यक्ति में कितना सुधार आ रहा है या कोई रुकावट तो नहीं आ रही। सही कहा। इसे इलाज के दौरान दोहराया जा सकता है ताकि प्रगति को मापा जा सके या इलाज में आ रही बाधाओं को समझा जा सके। और व्यक्तिगत मूल्यांकन के अलावा TAT का उपयोग व्यक्तित्व के खास पहलुओं पर शोध करने के लिए भी बड़े पैमाने पर किया गया है। किन पहलुओं पर? जैसे वही उपलब्धि की आवश्यकता, असफलता का डर, दुश्मनी या बैरभाव, हॉस्टिलिटी, आक्रामकता, एग्रेशन, और एक और चीज है जिसे पारस्परिक वस्तु संबंध कहते हैं। मतलब लोग दूसरों के साथ अपने रिश्तों को अपने मन में कैसे देखते हैं और उन रिश्तों का भावनात्मक रंग क्या है। तो TAT की इन चुनौतियों और सीमाओं को देखते हुए क्या इसके कुछ अलग रूप या विकल्प बनाने की कोशिश भी हुई है? हाँ, कुछ कोशिशें हुई हैं। एक है सदर्न मिसिसिपी TAT यानी SMTAT। इसमें फैमिली ऑफ मैन नाम के एक मशहूर फोटो संग्रह से तस्वीरें ली गई हैं। इसका लक्ष्य ज्यादा संतुलित तस्वीरें देना है जिनसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की कहानियां बने और एक ज्यादा व्यवस्थित तरीका अपनाना है। अच्छा, और कोई एक और विकल्प है टेल मी अ स्टोरी टेस्ट, जिसे TMAS कहते हैं। ये खास तौर पर अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि के बच्चों और किशोरों के लिए बनाया गया है। इसमें रंगीन, सांस्कृतिक रूप से ज्यादा प्रासंगिक तस्वीरें हैं और ये आपसी रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देता है। और क्या बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर भी कुछ बनाया गया है? उनकी दुनिया तो अलग होती है। हाँ बिल्कुल। जेरोंटोलॉजिकल एपरसेप्शन टेस्ट और सीनियर एपरसेप्शन टेक्निक जैसे परीक्षण हैं। इनमें ऐसी तस्वीरें होती हैं जो बुजुर्गों से जुड़े खास मुद्दों को दर्शाती हैं, जैसे अकेलापन, परिवार में मतभेद, स्वास्थ्य की चिंताएं वगैरह। चलिए, ये तो हुई TAT और उसके विकल्पों की बात। अब आते हैं चिल्ड्रंस एपरसेप्शन टेस्ट यानी CAT पर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये खास तौर पर बच्चों के लिए है। एकदम सही। CAT को लियोपोल्ड और सोनिया बेलाक ने खास तौर पर 3 से 10 साल के बच्चों के लिए विकसित किया था। अच्छा, 3 से 10 साल। हाँ, इसका इरादा बच्चों के व्यक्तित्व के लक्षणों, उनके नजरिए और उनकी अंदरूनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापना है। इसके पीछे एक मुख्य विचार ये था कि छोटे बच्चे शायद इंसानों वाली तस्वीरों के बजाय जानवरों वाली तस्वीरों से ज्यादा आसानी से और बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। ओह, इसमें जानवरों की तस्वीरें होती हैं? हाँ, जो मूल संस्करण है जिसे CATA कहते हैं, A मतलब एनिमल, उसमें 10 कार्ड होते हैं। इनमें जानवरों को इंसानों जैसी सामाजिक स्थितियों में दिखाया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे मेज पर बैठे चूजे, रस्साकशी करते भालू, सिंहासन पर बैठा शेर, अपने बच्चे को थैली में लिए कंगारू माँ, सोते हुए भालू, गुफा में भालू, एक बंदर पर झपटता हुआ बाघ, सोफे पर बैठे बंदर, बिस्तर में लेटा खरगोश और एक कुत्ते को डांट या सजा मिलते हुए। अच्छा, दिलचस्प है। हाँ, बाद में एक और संस्करण आया, कैच H मतलब ह्यूमन।
जिसमें उन्हीं स्थितियों में इंसानों को दिखाया गया है। ये शायद 7 से 10 साल के उन बच्चों के लिए ज्यादा ठीक हो सकता है जो अब जानवरों के बजाय इंसानों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। समझ गया। और ये तस्वीरें बच्चों के बारे में क्या जानने में मदद करती हैं? क्या उद्देश्य है इनका? इनका उद्देश्य होता है बच्चों की कल्पनाओं को, उनकी फैंटासीज को उभारना और ऐसी कहानियों को प्रोत्साहित करना जो उनकी आपसी होड़, बीमारी, चोट, अपने शरीर की छवि, परिवार की जिंदगी और स्कूल से जुड़ी स्थितियों के बारे में हो। और इसकी स्कोरिंग क्या वो भी टीएटी जैसी ही व्यक्तिपरक है? हाँ, स्कोरिंग टीएटी की ही तरह काफी हद तक व्यक्तिपरक होती है और एक प्रशिक्षित परीक्षक ही इसे करता है। परीक्षक कहानी के मुख्य विषय पर ध्यान देता है। बच्चा किस पात्र से खुद को जोड़ रहा है, हीरो, उसकी जरूरतें क्या हैं, कहानी का माहौल कैसा है, बच्चा दूसरे पात्रों को कैसे देख रहा है, उसके अंदरूनी संघर्ष और चिंताएं क्या हैं, वो इनसे बचने के लिए क्या तरीके अपना रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म, उसका ज़मीर या सही गलत की समझ, सुपर ईगो कैसी है और वास्तविकता से जुड़ने की उसकी क्षमता, ईगो इंटीग्रेशन कैसी है। इन जैसे कई मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे स्रोतों में बाघ और बंदर वाले कार्ड का एक उदाहरण भी दिया गया था। उससे क्या पता चल सकता है? हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक बच्चा उस कार्ड को देखता है। हो सकता है वो आक्रामकता या सजा मिलने के अपने डर के बारे में बात करे। शायद वो बंदर को हीरो की तरह देखे जो बुरे बाघ से बचकर भाग रहा है। ये कहानी शायद माता पिता या स्कूल में किसी धमकाने वाले बच्चे से मिलने वाली सजा से बचने की उसकी अंदरूनी जरूरत को दर्शा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कोई और बच्चा उसी तस्वीर को देखकर शायद इसे बस एक हानिरहित खेल बताए। तो कोई सही या गलत जवाब नहीं होता? बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रतिक्रिया अपने आप में गलत नहीं होती। व्याख्या करते समय बच्चे का पूरा इतिहास और उसका वर्तमान संदर्भ जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर किसी बच्चे का कोई पालतू जानवर हाल ही में मर गया हो तो उसकी कहानियों में दुख या नुकसान के विषय आना स्वाभाविक है। उसे सीधे किसी समस्या का संकेत नहीं मान लेना चाहिए। ये जरूरी बात है। तो कैट का इस्तेमाल करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, सबसे जरूरी है कि इसे करने और इसकी व्याख्या करने के लिए उचित प्रशिक्षण लिया गया हो। ये कोई आम खेल नहीं है। सही है। और क्योंकि ये व्यक्तिपरक है, इसके नतीजों से कोई बड़ा निष्कर्ष निकालने में सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर सलाह दी जाती है कि इसे बच्चों के लिए बने दूसरे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए ताकि एक ज्यादा पूरी, ज्यादा संतुलित तस्वीर मिल सके। और इसकी भी आलोचना होती होगी? हाँ, आलोचना होती है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग मतलब ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की कमी है और इसकी विश्वसनीयता व वैधता के पक्ष में उतने स्वीकृत प्रमाण नहीं है जितने शायद होने चाहिए। तो आज हमने थेमैटिक एपर्सेप्शन टेस्ट यानी टीएटी और चिल्ड्रंस एपर्सेप्शन टेस्ट यानी सीएटी की इस जटिल लेकिन यकीनन काफी आकर्षक दुनिया की एक तरह से थाह लेने की कोशिश की। हाँ, काफी कुछ समझा हमने देखा कि कैसे ये परीक्षण लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियों के आईने में उनके अंदरूनी कामकाज, उनकी जरूरतों, उनके डर और दुनिया को देखने के उनके खास नजरिए को समझने का एक अनूठा रास्ता पेश करते हैं। हेनरी मरे के जरूरतों के सिद्धांत से लेकर बच्चों के लिए जानवरों की तस्वीरों के इस्तेमाल तक, हाँ, ये निश्चित रूप से जानकारी हासिल करने के शक्तिशाली साधन हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। खासकर जब इन्हें दूसरी जानकारियों और परीक्षणों के साथ मिलाकर और बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, इनकी व्यक्तिपरक प्रकृति, स्कोरिंग में एकरूपता की कमी और विश्वसनीयता व वैधता से जुड़े जो सवाल हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद जैसा हॉल्ट ने कहा था, इन्हें पारंपरिक टेस्ट मानने के बजाय मानव व्यवहार के उन हिस्सों की तरह देखना ज्यादा सही है जिनका कई तरीकों से विश्लेषण किया जा सकता है। और ये विश्लेषण हमें किसी व्यक्ति की अंदरूनी दुनिया की एक कीमती हालांकि अधूरी झलक दे सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको टीएटी या सीएटी की कोई अस्पष्ट सी तस्वीर दिखाई जाए तो आप उसके इर्द गिर्द क्या कहानी बुनेंगे? आपकी अपनी घड़ी हुई कहानियां आपके अपने बारे में ऐसे कौन से अनकहे सच उजागर कर सकती हैं जिन पर शायद आपने खुद भी कभी इतनी गहराई से गौर नहीं किया होगा? इस पर विचार कीजिएगा।